Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी हाईवे कंस्ट्रक्शन में। इंजीनियर्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि पेमेंट होता क्या है और क्या क्या हमारी पेमेंट की आइडल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको बनाने के लिए, आज की इस वीडियो में इंजीनियर्स हम लोग ये देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स के पेमेंट हम अपने हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंजीनियर्स, जनरली जो हम अपने हाईवे कंस्ट्रक्शन में पेमेंट बनाते हैं वो जनरली टू टाइप्स के होते हैं। पहला इंजीनियर्स हमारा है एक फ्लेक्सिबल पेमेंट और दूसरा है इंजीनियर्स हमारा रिजिड पेमेंट। जनरली इंजीनियर्स यही दो टाइप के पेमेंट हम अपने हाईवे कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं इंजीनियर्स और अब बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट होता क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें इंजीनियर्स, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट व्हीकुलर स्ट्रेसेस इज ट्रांसफर टू सबग्रेड थ्रू ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट ऑफ द एग्रीगेट through the granular structure. These types of road have less flexural strength, acts like a flexible sheet, example bituminous road. फ्लेक्सिबल पेमेंट इंजीनियर्स हमारे क्या होते हैं कि जो हमारा व्हीकल का लोड होता है जो हमारे पेमेंट के ऊपर पड़ता है फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर, तो जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो उस व्हीकल के लोड को ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर करता है हमारी सॉइल में। मतलब कि इंजीनियर्स जो हमारा लोड ट्रेवल होता है व्हीकल का हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट में, वो हमारा डिफरेंट लेयर्स के थ्रू जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट में होती हैं उनके थ्रू हमारा सॉइल में ट्रेवल करता है। और साथ ही साथ इंजीनियर्स ये जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं इनकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है और ये एक तरीके की फ्लेक्सिबल शीट की तरह एक्ट करते हैं। अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट की एग्जांपल की बात करें इंजीनियर्स, तो वो होती है हमारी बिटुमिनस रोड। बिटुमिनस रोड जो होती है इंजीनियर्स वो एक एग्जाम्पल है हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट का। आगे बढ़ते हैं इंजीनियर्स और अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं जनरली। तो इंजीनियर्स जो हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला जो है इंजीनियर्स वो क्या है हमारा कन्वेंशनल लेयर्ड फ्लेक्सिबल पेमेंट। सेकंड जो है इंजीनियर्स वो क्या है फुल डेप्थ असफाल्ट पेमेंट। एंड लास्ट कंटेन्ड रॉक असफाल्ट मैट, जिसको हम CRAM भी कहते हैं। अब थोड़ा सा और समझते हैं इंजीनियर्स कि ये जो तीन टाइप्स के फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं ये जनरली होते क्या हैं। तो इंजीनियर्स अगर सबसे पहले वाले पेमेंट की बात करें जो था हमारा कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल पेमेंट, ये पेमेंट होता क्या है इंजीनियर्स। कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल पेमेंट यूजेस द लेयर्ड सिस्टम in which high quality materials are placed at the top of the pavement layer to resist maximum stress and low quality cheap materials are placed in lower layers. जो हमारे इंजीनियर्स कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं वो हमारा एज अ लेयर्ड सिस्टम फॉलो करते हैं। मतलब लेयर के थ्रू जो उसका व्हीकल का लोड आ रहा होगा वो हमारा ग्राउंड सरफेस में ट्रांसफर करेगा उस व्हीकल के लोड को। हमारा कौन सा पेमेंट कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल पेमेंट। इस टाइप के पेमेंट में इंजीनियर्स जो हमारी हाई क्वालिटी मटेरियल जो हम यूज करते हैं इस पेमेंट को बनाने के लिए उसको हम टॉप में यूज करते हैं, जो हमारी मदद करता है जो उसके ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेसेस आ रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए। और जो इंजीनियर्स हमारा लो क्वालिटी चीप मटेरियल होता है उसको हम लोअर लेयर्स में यूज करते हैं अपने कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल पेमेंट में। नेक्स्ट पेमेंट की बात करें इंजीनियर्स वो क्या था हमारा फुल डेप्थ असफाल्ट पेमेंट। इसकी डेफिनेशन की बात करें इंजीनियर्स तो इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग बिटुमिनस लेयर्स डायरेक्टली ऑन द सॉइल सबग्रेड। These types of payment most suitable when there is high traffic and local materials are not available. इस टाइप के पेमेंट में जनरली इंजीनियर्स हम लोग क्या करते हैं जो हमारी बिटुमिनस की लेयर होती है उसको डायरेक्ट हम सॉइल सबग्रेड के ऊपर वाली लेयर पर ही पोर कर देते हैं जिससे वो हमारी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है सबग्रेड के। इस टाइप के पेमेंट को इंजीनियर्स हमें वहां बनाना चाहिए जहां पे ट्रैफिक का फ्लो बहुत ही ज्यादा हो और लोकल मटेरियल्स आसपास अवेलेबल ना हो हमारे पेमेंट को बनाने के लिए। तब इंजीनियर्स हम लोग कौन सा पेमेंट बनाएंगे अगर हमें फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाना है, फुल डेप्थ असफाल्ट पेमेंट। नेक्स्ट पेमेंट की अगर बात करें इंजीनियर्स वो क्या था हमारा कंटेन्ड रॉक असफाल्ट मैट्स, जिसको हम CRAM भी कह रहे थे। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग डेंस ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट्स layers in between two asphalt layers. Properly designed asphalt concrete is placed above the subgrade. This asphalt concrete will reduce the vertical compressive strain on soil subgrade and protect from surface water. ये जो पेमेंट होता है इंजीनियर्स इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट्स होते हैं या ये कहें डेंस ग्रेडेड एग्रीगेट्स की जो लेयर होती है उसको हम दो असफॉल्ट लेयर्स के बीच में बनाते हैं।
देन उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्ली डिजाइन असफॉल्ट कंक्रीट होती है इंजीनियर्स, वो हम अपनी सब ग्रेड के ऊपर प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से इंजीनियर्स हमें क्या फायदा होता है, जो हमारी असफॉल्ट कंक्रीट होती है वो क्या मदद करती है, हमारी वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन को रिड्यूस करने में मदद करती है जो हमारी सॉइल सबग्रेड के ऊपर पड़ रही है। और साथ ही साथ इंजीनियर्स हमारे पेमेंट को प्रोटेक्ट करती है सरफेस वाटर से। अगर इंजीनियर्स जो भी हम पेमेंट बना रहे हैं, अगर हम उस पेमेंट को सरफेस वाटर से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा इंजीनियर्स, जो भी हमारा पेमेंट है उसमें क्रैक्स आएंगे और जल्दी ही हमारा पेमेंट क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इंजीनियर्स ये था हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट और उसके टाइप्स के बारे में। अब बात करते हैं इंजीनियर्स हम लोग रिजिड पेमेंट के बारे में कि रिजिड पेमेंट क्या होता है। उसकी डेफिनेशन की बात करें अगर इंजीनियर्स, तो रिजिड पेमेंट्स आर केपेबल टू ट्रांसफर व्हील लोड टू अ वाइडर एरिया as it has good flexural strength. In rigid pavement, there are not many layers of materials as in the case of flexible pavement. रिजिड पेमेंट इंजीनियर्स जो होता है हमारा वो फ्लेक्सिबल पेमेंट से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होती है इंजीनियर्स, जो हमारे व्हीकल की वजह से हमारे पेमेंट के ऊपर जो पड़ रही है उसको ये वाइडर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे जो हमारा पॉइंट लोड या ये कहें जो ज्यादा लोड है एक जगह पर नहीं पड़ता है हमारे पेमेंट पे, उस लोड को ये ज्यादा एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे जो हमारा पेमेंट है वो जल्दी डैमेज नहीं होता। और साथ ही साथ इंजीनियर्स जितनी हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट में लेयर्स होती हैं उतनी हमारी रिजिड पेमेंट में लेयर्स नहीं होती हैं। जैसे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमारी कम से कम 5 लेयर तो होती हैं, लेकिन हमारी जो रिजिड पेमेंट है उसमें 3 लेयर्स में भी काम हो जाता है। देन उसके बाद इंजीनियर्स इन रिजिड पेमेंट द व्हीकुलर ट्रैफिक लोड इज ट्रांसफर थ्रू स्लैब एक्शन एंड द रोड बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक प्लेट रेस्टिंग ऑन अ विस्कस मीडियम। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग प्लेन सीमेंट कंक्रीट। मतलब कि इंजीनियर्स जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है उसमें जो व्हीकल का लोड होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है, विद द हेल्प ऑफ स्लैब एक्शन। मतलब कि इंजीनियर्स जैसे हमारी बिल्डिंग में लोड ट्रांसफर होता है स्लैब का बीम में, वैसे ही सेम एज इट इज जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है उसमें भी जो लोड ट्रांसफर होता है हमारे व्हीकल का वो भी एज अ स्लैब एक्शन के थ्रू ही ट्रांसफर होता है हमारी सॉइल में, एंड जिसकी वजह से जो हमारी रोड होती है वो एज अ इलास्टिक प्लेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। और ऐसा लगता है कि वो जो हमारी पेमेंट है वो हमारी किसके ऊपर रेस्ट कर रही है, विस्कस मीडियम के ऊपर। और जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है इंजीनियर्स उसको हम जनरली किससे कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट से। आगे बढ़ते हैं इंजीनियर्स और अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे रिजिड पेमेंट होते हैं। तो इंजीनियर्स जो रिजिड पेमेंट होते हैं वो हमारे जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है इंजीनियर्स, जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट जिसको हम जेपीसीपी भी कहते हैं। नेक्स्ट, जॉइंटेड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट जिसको हम जेआरसीपी भी कहते हैं। देन कंटिन्यूअस रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट सीआरसीपी, और लास्ट प्री स्ट्रेस कंक्रीट पेमेंट जिसको हम पीसीपी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इंजीनियर्स और अब समझते हैं कि जो हमारे ये 4 टाइप्स थे ये जनरली होते क्या हैं। सबसे पहला क्या था इंजीनियर्स हमारा, जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट। दिस टाइप ऑफ रिजिड पेमेंट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग प्लेन सीमेंट कंक्रीट with closely spaced contraction joints. In this, dowel steel bars are generally used for load transfer across joints. It has joint spacing around 5 to 10 मीटर। जो इंजीनियर्स हमारे जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट होते हैं वो जनरली किसके बने होते हैं, हमारे प्लेन सीमेंट कंक्रीट के, जिसमें जो हमारे जॉइंट्स होते हैं इसमें जो हम प्रोवाइड करते हैं वो ज्यादातर पास ही पास होते हैं। और जैसे कि इंजीनियर्स मैंने आपको बताया था कि जो रिजिड पेमेंट होता है ये हमारा जो लोड ट्रांसफर होता है इसमें वो थ्रू स्लैब एक्शन के थ्रू ट्रांसफर होता है, मतलब एक से दूसरे में। तो किसकी मदद से हमारा जो लोड है वो ट्रांसफर होगा इंजीनियर्स, डबल बार्स की मदद से, या ये कहें स्टील बार्स जो हम जनरली यूज करते हैं, जिसकी मदद से जो हमारे जॉइंट्स के पास जो लोड आ रहा है वो हमारी एक स्लैब से दूसरी स्लैब में ट्रांसफर हो सके। और जो हमें जॉइंट प्रोवाइड करना होता है इंजीनियर्स इस टाइप के पेमेंट में वो जनरली हमें 5 to 10 मीटर के अराउंड एक जॉइंट हमें प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट पेमेंट की बात करें इंजीनियर्स तो वो क्या है हमारा, जॉइंटेड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट रोड। इट इज क्लियर इन द रिजिड पेमेंट दैट प्लेसिंग reinforcement does not increase its structural stability, but they can drastically increase the joint spacing to 10 to 30 meter. The main function of the double bar is transfer load only and reinforcement used in the slab to keep the pavement together even after cracks. अभी तक इंजीनियर्स जब हम रिजिड पेमेंट को डिज़ाइन कर रहे थे या ये कहें जॉइंटेड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट को डिज़ाइन कर रहे थे तो हमें ये समझ में आ चुका था इंजीनियर्स कि जो हम उस पेमेंट में रीइंफोर्समेंट बार्स यूज़ कर रहे हैं उसकी मदद से जो हमारी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है पेमेंट की वो इंक्रीज़ नहीं हो रही,
बट उसकी मदद से इंजीनियर्स जो हम रीइंफोर्समेंट बार्स उसमें प्रोवाइड कर रहे थे उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा था इंजीनियर्स, जो हमारे जॉइंट की स्पेसिंग इंजीनियर्स वो हमारी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई थी। जैसे कि इंजीनियर्स जो हम जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेवमेंट में जॉइंट्स प्रोवाइड कर रहे थे वो 5 to 10 मीटर तक प्रोवाइड कर रहे थे एक जॉइंट को, वहीं इंजीनियर्स जॉइंटेड रीइंफोर्स कंक्रीट पेवमेंट में इंजीनियर्स जो हमारी जॉइंट प्रोवाइड करने की क्षमता थी इंजीनियर्स वो इंक्रीज हो गई थी 10 to 30 मीटर तक। देन उसके बाद जो मेन फंक्शन था इंजीनियर्स हमारी डबल बार का, वो लोड ट्रांसफर करना नहीं था इस पेवमेंट में। जो हमारी रीइंफोर्समेंट बार्स इंजीनियर्स इसमें यूज कर रहे थे वो हमारी क्या मदद कर रही थी, जो हमारा पेमेंट था जब उसके ऊपर लोड पड़ रहा था और उसमें क्रैक्स आ गए थे तब भी इंजीनियर्स जो हमारा पेमेंट था उसको हमारी रीइंफोर्समेंट बार्स अपनी पोजीशन पर रख रही थी, या ये कहें बाइंड करके रखी हुई थी अपनी जगह पर। तो ये फायदा था इंजीनियर्स हमारा जॉइंटेड रीइंफोर्स कंक्रीट रोड पेवमेंट को यूज करने का। नेक्स्ट पेवमेंट की इंजीनियर्स बात करें जो था हमारा कंटिन्यूअस रीइंफोर्स कंक्रीट रोड। In this type, there is no joints are provided between and it is achieved by providing reinforcement। जैसे कि इंजीनियर्स बाकी दो टाइप्स में हम लोग जॉइंट्स प्रोवाइड कर रहे थे, पहले वाले में 5 to 10 मीटर पर और नेक्स्ट वाले में 10 to 30 मीटर पर। बट इंजीनियर्स कंटिन्यूस रीइंफोर्स कंक्रीट रोड पेवमेंट में इंजीनियर्स जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये कैसे हुआ इंजीनियर्स? बाय प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट बार्स। तो ये था इंजीनियर्स हमारा रिजिड पेवमेंट और उनके टाइप्स के बारे में डिटेल पर नॉलेज। आई होप इंजीनियर्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो इंजीनियर्स तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फ्यूचर में आपको हाईवे से रिलेटेड और भी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियर्स हम लोग बात करेंगे कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जो लेयर्स होती हैं उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए और सारी लेयर्स का काम क्या होता है। बने रहिएगा इंजीनियर्स तब तक सिविल गुरुजी के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।